दीवानापन एपिसोड 73। अब आगे। भावना ने दूसरे ही पल कहा, ये तो कितनी अच्छी बात बताई आपने। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर तो दिल्ली हमारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। इसके जवाब में मुस्कुराते हुए तन ने कहा, हाँ बिल्कुल, दिल्ली हमारे लिए यादगार जरूर होगा। वैसे भी हमारा बेटा सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है और अगर इसी में उसकी शादी आसानी से हो जाएगी तो वो भी उसका बहुत सपोर्ट करेगी। ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और तभी भावना ने कहा, फिर तो चलिए हम जल्दी दिल्ली के लिए निकलते हैं। जिसके जवाब में तन्मय ने भी अपना सर हिला। फिर दोनों ही रेडी होने के लिए चले गए। इधर दूसरी तरफ अब लगभग 1 घंटा बीत गया था, पर इस 1 घंटे में रिधान ने तभी जन्नत को छोड़ा जब जन्नत का दम घुट रहा था, वरना वो सिर्फ 5 सेकंड के ब्रेक के बाद ही उसे फिर से किस करने लगता। वाकई ये जन्नत के लिए एक वर्स्ट किस थी, जिसमें ना तो उसे कुछ अच्छा लग रहा था और ना ही उसे सांस आ रही थी। उसके होंठ सूजकर किसी बैलून की तरह हो गए थे, लेकिन रिधान अभी भी उसे चूमे ही जा रहा था। जन्नत तो बिल्कुल शांत हो गई थी, उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए थे, लेकिन रिधान तो पागलों की तरह जैसे उसके होठों को ही आज खत्म कर देने वाला था। जन्नत ने अपनी आंखें अब तक बंद कर ली थी। तभी रिधान का फोन बजने लगा, फिर भी वो नहीं रुका। उसने टेबल से अपना फोन उठाया और किस करते हुए ही अपना फोन देखा, लेकिन कॉल पर जो नाम शो कर रहा था उसे देखकर वो दूसरे ही पल रुक गया। उसने एक नज़र जन्नत को देखा जो शांत होकर निढाल पड़ी हुई थी। उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद आखिर में रिधान ने उसके होठों को स्मूच किया। फिर वो उससे अलग होते हुए लंबी सांस खींचकर बोला, आई होप अब तुम्हें वर्स्ट केस का मतलब पता चल गया होगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम से कभी मुझे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश मत करना और ना ही अब दोबारा इन होठों के करीब किसी गैर मर्द को लाना, क्योंकि अब तुम्हारे होठों पर सिर्फ रिधान सूर्यवंशी का हक है और रिधन सूर्यवंशी का हक जिस पर होता है वो फिर किसी दूसरे का नहीं होता। इसी के साथ वो अपना फोन लेकर वहां से बाहर निकल गया और इधर जन्नत बस आंखें बंद किए ये सब कुछ सुन रही थी। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आंखें खोलकर देख सके या फिर अपनी हालत को महसूस कर सके। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसके होंठ इतनी बुरी तरह सूज गए थे कि वो ठीक से अपने होठों को हिला भी नहीं पा रही थी। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वो गहरी नींद में चली गई। शाम हो गई थी। शाम के वक्त उसकी आंख भूख लगने की वजह से खुल गई। उसकी जब आंख खुली तो उसने धीरे से अपने पेट को पकड़ा और एक नज़र बाहर की तरफ देखने लगी। हल्की शाम देखकर अपनी जगह से धीरे से जन्नत उठकर बैठ गई, पर जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की उसके मुंह से आवाज की जगह दर्द भरी आह निकल गई और उसने धीरे से अपने होठों को टच किया, जिसे महसूस कर उसने सिसकते हुए कहा, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरे साथ जो किया है वो टॉर्चर से भी बुरा था। मैंने सोचा था कि मैं अब कभी आपके मॉम डैड से नहीं मिलूंगी, क्योंकि मुझे उनसे धोखा मिला था, पर शायद मुझे लगता है कि अब मुझे आपके बारे में उनसे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसान इस तरह से बिहेव नहीं करता जिस तरह से आपने मेरे साथ किया है। इसलिए मैं अब आपकी शिकायत करके ही रहूंगी। ये कहते हुए वो धीरे से बेड से नीचे उतरी और धीरे धीरे कदमों से बाहर जाने लगी। पर वो अभी बाहर जा ही रही थी कि तभी दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते देख जन्नत की पकड़ उसके ड्रेस पर कस गई और उसके चेहरे पर फिर से डर आ गया। सामने रिधान खड़ा था, अपने पेट के दोनों पॉकेट में हाथ डाले। वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ जन्नत को घूरते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? जन्नत ने उससे अपनी नजरें फेरते हुए कहा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। उसकी बात सुनकर रिधान अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोला, तो तुम बालकनी में भी जा सकती हो, बाहर ही क्यों जा रही हो? ये सुनकर जन्नत फिर से जीरो एक्सप्रेशंस के साथ बोली, इस पूरे घर में ही मेरा दम घुट रहा है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर दूसरे ही पल रिधान उसकी तरफ बढ़ा, जिसे देखकर जन्नत डर गई और झटके के साथ अपने पैर पीछे खींचने लगी। उसे डरते देख रिधान अपनी जगह फिर से रुक गया। वो तिरछी स्माइल के साथ बोला, जब तुम मुझसे इस तरह डरती हो तो वाकई बहुत क्यूट लगती हो। ये सुनते ही जन्नत दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोली, शट अप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। ये सुनकर रिधान उसे देख आगे बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखते ही जन्नत हड़बड़ा गई और उसने झटके के साथ रिधान को कंधे से पकड़ा। फिर वो बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? रिधान उसे वापस लेकर सीधे सोफे की तरफ आया और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, अभी तुम चलने की कंडीशन में नहीं हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए,
चुपचाप यहाँ बैठी रहो। ये सुनकर दांत पीसते हुए जन्नत ने कहा, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा मुझे भूख लगी है। रिधान ने इसके जवाब में कहा, तो तुम ऑर्डर करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर भागने की कोशिश करोगी तो सिर्फ कैद मिलेगी। ये सुनकर जन्नत उसे गुस्से के साथ देखने लगी। रिधान बाहर जाते हुए बोला, थोड़ी देर में दिन आ जाएगा और आज रात तुम यहीं पर रहने वाली हो। ये सुनते ही अब दूसरे पल जन्नत ने चिढ़ते हुए कहा, हरगिज नहीं, मैं एक रात यहाँ पर रुक चुकी हूँ और मैंने देख लिया मेरे साथ यहाँ क्या क्या हुआ। अब मैं यहाँ एक भी रात नहीं रुक सकती। ये सुनकर रिधान के चलते कदम रुक गए। वो फिर से उसके तरफ मुड़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी नज़र उसके होठों पर गई, जो अभी भी बैलून की तरह सुजे हुए थे। कुछ पल तक उसके होठों को देखकर वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, आई थिंक यू आर राइट। एक रात में जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आज की रात तो शायद। ये कहते कहते उसकी नज़र उसके पूरे बॉडी पर गई। जन्नत को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहा, रिधान अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो प्लीज मुझे मेरे अपार्टमेंट छोड़ दीजिए। मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पागलों की तरह कमरे में बंद होकर बैठी हुई हूँ और मुझे अपने कैफे भी जाना है। उस कैफे की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, तुम उस मामूली से कैफे में काम करके क्या हासिल कर रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे 10 कैफे खोल सकता हूँ। ये सुनते ही जन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने सार्कास्टिक होकर कहा, और आप ऐसा मेरे लिए क्यों करेंगे? क्या मैं जान सकती हूँ कि ये एहसान जताने के लिए है या फिर इस तरह से मुझे टॉर्चर करने के लिए? ये सुनकर रिधान ने कुछ पल तक उसे घूरा और आखिर में बोला, थोड़ी देर में रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ दूंगा। ये सुनते ही जन्नत थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने हड़बड़ी के साथ कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप मुझे मेरे अपार्टमेंट जाने देंगे? रिधान वहां से बाहर जाते हुए बोला, मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, समझना ना समझना तुम पर डिपेंड करता है। वही जन्नत ने तुरंत कहा, थैंक गॉड, मैं फाइनली जेल से बाहर जाने वाली हूँ और आई प्रॉमिस यह आखिरी बार है जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये कहते हुए वो सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में रिधान ने जन्नत को उसके अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप किया। जन्नत बिना रिधान के तरफ देखे ही सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई और रिधान उसे जाते हुए कुछ पल तक देखता रहा। थोड़ी देर में उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, कुछ तो बात है तुम में। पता नहीं क्यों जब तुम मेरे सामने रहती हो तो मेरा दिमाग काबू में नहीं होता, बेखुदी सी छाए रहती है। अब पता नहीं ये मेरी बेखुदी और मेरी दीवानगी किस हद तक जाएगी, लेकिन अब आगे जो कुछ भी होगा वो ऐसा होगा कि उसे पूरी दुनिया देखेगी। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और थोड़ी देर में वहां से अपनी कार लेकर निकल गया। लेकिन इधर जन्नत जल्दबाजी के साथ अंदर आई। अंदर आते ही वो बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने एक नज़र अपने छोटे से घर को देखा और खुशी के साथ बोली, भले ही वो घर बहुत बड़ा था, लेकिन जितना सुकून खुद के घर में आता है उतना सुकून कहीं नहीं मिलता। फाइनली मैं अपने घर पर आ गई और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब कहते हुए वो अभी बैठी हुई थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना फ़ोन देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, ये किसका नंबर है? तभी उसे याद आया कि रिधान ने उसका फ़ोन रख लिया था और जब वो यहाँ आने लगी थी तब उसने उसका फ़ोन दिया था। शायद उसने कोई छेड़खानी की होगी, जिसे सोचते हुए उसने गुस्से के साथ कॉल पिक किया और चिढ़कर बोली, देखिए रिधान, मुझे फिर से परेशान करना बंद कीजिए, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। पर तभी उधर से आवाज आई, हम रोहिणी दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं। आपकी दोस्त इस वक्त हमारे लॉकअप में है। उन्होंने कहा कि मैं एक आखिरी बार आपसे कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं। अगर आप उनसे मिलने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उन्हें यहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये सुनते ही जन्नत के पैरों के लिए जमीन खिसक गई और वो शौक होकर बोली, क्या अनु जेल में है? पर कैसे इंस्पेक्टर? उसका गुनाह किया है। उसने क्या किया है? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आपको किसी और को लॉकअप में डालना होगा और आपने गलती से मेरी दोस्त को डाल लिया होगा। मैं अभी आ रही हूँ, आप उसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। ये कहकर वो जैसे ही कॉल कट करने को हुई तभी उधर से इंस्पेक्टर ने कहा, जी नहीं, उन पर मर्डर का केस फाइल किया गया है और ये कोई झूठा इल्जाम नहीं है। आप यहाँ आइए, आपको सब समझ आ जाएगा।
इसी के साथ कॉल कट हो गया और इधर जन्नत हैरानी के साथ फोन देखते हुए बोली, मर्डर का केस? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, ये झूठ है। मुझे जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए जाना होगा। उसके मॉम डैड इस वक्त अब्रॉड में है। उसने कहा था कि वो 1 हफ्ते से अपनी मॉम डैड से बात नहीं कर रही है। वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज है और अगर उन्हें गलती से भी इन सब के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ये कहकर वो जल्दबाजी के साथ सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उसकी टैक्सी पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी और वो जल्दी से अंदर की तरफ गई। अंदर पहुंचते ही वो चारों तरफ देखकर बोली, अनु कहाँ हो तुम? देखो, मैं आ गई। अनु तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तभी लॉकअप के अंदर अनु जो रो रही थी, जन्नत की आवाज़ सुनते ही वो तुरंत जोर से चिल्लाकर बोली, जन्नत तुम जिंदा हो? तुम इसका मतलब बिल्कुल ठीक हो। मैं यहाँ पर हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे इस जेल में डाल दिया और बोला है कि मुझे फांसी की सजा दिलवाएंगे। ये सुनते ही जन्नत अब बिल्कुल शॉक हो गई और वो तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आई। उसने तुरंत अनु के हाथ को लॉकअप के अंदर से पकड़ा और बोली, अनु पहले तुम चुप हो जाओ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अनु जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे मॉम डैड को पता चलेगा कि मैं जेल में हूँ तो वो मुझसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि वो कितने नैरो माइंडेड है। वो हमेशा से सिर्फ मुझे अपने साथ रखना चाहते थे। वो तो मैं थी जो जबरदस्ती उनसे दूर रहती थी। प्लीज कुछ करो जन्नत, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। ये सब सुनकर अब जन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उस जेल को देखकर उसे वो पल याद आने लगा जब वो खुद भी जेल में थी और तब उसे वैभव ने छुड़ाया था। वैभव का जिक्र आते ही एकदम से जन्नत की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत बोली, मेरे पास एक आइडिया है। तुम बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकल सकती हो। जैसे ही अनु ने ये सुना, उसकी भी आंखों में चमक आ गई और फिर तभी जन्नत वहां से सीधे बाहर निकल गई। कल होगा पार्टी में कांड और धमाका। जानने के लिए सुनिए परछाई का अगला एपिसोड।